मुंबई, यह सिटी कभी नहीं सोता। चाओस और चाम का एक मस्त झंकार, जहां ड्रीम्स आसमान छूने की कोशिश में स्काईस्क्रेपर्स के साथ बढ़ते हैं और पुराने सीक्रेट्स कॉलोनियल एरा मैंशंस की डीवरों से पूछते हैं। ऐसे जर्बन जंगल के बीच में था लेट महाराजा रंजित सिंह का मजेस्टिक लेकिन पुराना हवेली। यह हवेली अपने पुराने सैंडस्टोन फसाड और इंट्रिकेट जाली वर्क के साथ एक साइलेंट सेंटिनल की तारा खदा था, एक बाइगोन एरा का। इसके कभी चमकदार कलर्स अब धूल में समेट गए थे, पीछे छोड़कर ग्रैंडियर की एक झलक। वेनिस इसकी दीवारों पर फैली हुई थी जैसे कोई उंगलियां पकड़ने की कोशिश कर रही हों और विस्पर्स कर रही हों फॉरगॉटन ग्लोरीज और अनटोल्ड रिचेस की कहानियां। यह थी सेटिंग नूरे हिंदुस्तान की लेजेंड का, द लाइट ऑफ इंडिया। हवा में जैस्मिन की खुशबू और दूर से आती हुई स्पाइसेस की महक थी नियरबाई मार्केट से। सिटी की शोर शराबा, कार हॉर्न्स, स्ट्रीट वेंडर्स की आवाजें और टेम्पल प्रीस्ट के रिथमिक चैंट्स हवेली के सनते में एक कांस्टेंट हम बने हुए थे। इन्हीं डीवरों के अंदर शैडोज और मिस्ट्री में छुपा हुआ था द फेबल्ड नूरे हिंदुस्तान। नूरे हिंदुस्तान, एक नाम जिसको लोग विस्पर्स में लेते थे, एक लेजेंड जो जनरेशन से चला आ रहा था। यह सिर्फ एक डायमंड नहीं था, यह था एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडिया सोल, एक सिंबल ऑफ इट्स ग्लोरियस पास्ट। एक कबूतर के अंडे के साइज का यह डायमंड चमकता था एक इंटरनल फायर से। इसके फेसेट्स रेनबोज क्रिएट करते थे इवन इन द डिमेस्ट लाइट। लेकिन नूरे हिंदुस्तान सिर्फ एक ब्रीथ टेकिंग जेम से कहीं ज्यादा था। इसमें एक मिस्टिकल ऑरा था, एक एनर्जी जो आपको अपनी तरफ खींचती थी। लेजेंड कहता है कि यह डायमंड डेक्कन प्लेटो के हार्ट से निकाला गया था, एक तोहफा खुद अर्थ गॉडेस का। कहा जाता है कि यह एम्परर्स और महाराजास के पास रहा था। इसकी ब्रिलियंस उनके क्राउन्स की शोभा बढ़ाती थी और उनके खजाने भरती थी। कुछ लोग विस्पर्स करते थे कि नूरे हिंदुस्तान प्रॉस्पेरिटी और गुड फॉर्चून लाता है, जबकि कुछ का कहना था कि इसमें एक टेरिबल कर्स है उनके लिए जो इसे ग्रीड के लिए पोसेस करने की जुर्रत करते हैं। महाराजा रंजित सिंह, डायमंड की आखिरी नॉन ओनर, इस डायमंड की लेजेंड के साथ ऑब्सेस्ड थे। उनका बिलीफ था इसकी पावर में, डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करने की इसकी एबिलिटी में। उन्होंने इसे एक गोल्डन केज में रखा था जिसको रूबीज और एमरल्ड से सजाया गया था और अपने प्राइवेट वॉल्ट में रख दिया था। यह वॉल्ट हेवली के अंदर छुपा हुआ था और यह महाराजा के पैरानोया और गेम के लिए रेवरेंस का एक सबूत था। अर्जुन डिक्सिट ने अपना स्पेक्टिकल्स एडजस्ट किया और हवेली के ब्लूप्रिंट को स्कैन करने लगे। एक शार्प इंटेलेक्ट और क्वाइट कॉन्फिडेंस वाला आदमी, इंस्पेक्टर डिक्सिट अपने मेथोडिकल अप्रोच टू क्राइम सॉल्विंग के लिए फेमस थे। अनहोन द प्रोफेसर का निकनेम कमाया था अपने कॉलीग्स के बीच में, क्योंकि उनमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स केसेस को भी सुलझाने की अनकैनी एबिलिटी थी। उन्होंने अपनी उंगली ब्लूप्रिंट की इंट्रिकेट लाइंस पर घुमाई और उनकी नजर महाराजा के वॉल्ट की लोकेशन पर टिकी हुई थी। नूरे हिंदुस्तान की चोरी सिर्फ एक हैस नहीं थी, यह सिटी की हेरिटेज पर एक अटैक थी। सिटी में हल्ला मचा हुआ था, मीडिया में फ्रेंजी थी, कल्प्रिट को पकड़ने और प्राइसलेस जेम को रिकवर करने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन इंस्पेक्टर डिक्सिट अनफेज्ड थे। वो प्रेशर में काम करना पसंद करते थे। उनका बिलीफ लॉजिक में था, पावर ऑफ डिडक्शन में, और वो जानते थे कि हर लॉ चाहे कितना भी इंट्रिकेट क्यों ना हो, एक के तो होता ही है। प्राइम सस्पेक्ट एक शैडोवी फिगर था जिसको सिर्फ ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता था, एक मास्टर थीफ जिसके रेपुटेशन की चर्चा हर जगह थी। ब्लैक कैट अपने ऑडेशियस हेस्ट्स और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाने की एबिलिटी के लिए इनफेमस था। वो एक फैंटम था, रात में एक विस्पर जो अपने पीछे सिर्फ एक कॉलिंग कार्ड छोड़ता था, एक ब्लैक कैट फिगरिन एज अ मॉकिंग रिमाइंडर ऑफ हिज प्रावेस। हेस्ट वाली रात मुंबई में एक तेज स्टॉर्म आया था। सिटी का यूजुअल वाइब्रेंसी गायब था और उसकी जगह एक अजीब साइलेंस थी जिसको हाउलिंग विंड और तेज बारिश की आवाज और भी डरावनी बना रही थी। ब्लैक कैट अंधेरे में छुपा हुआ मेंशन की ग्राउंड्स में एक शैडो की तारा मूव कर रहा था। वो स्टेल्थ का मास्टर था, उसके मूवमेंट्स फ्लूइड और प्रिसाइज थे। सालोन की ट्रेनिंग ने उसके सेंसेस को होने कर दिया था, जिससे वो फ्लोरबोर्ड की हर क्रीक और हवा के हर विस्पर को एंटिसिपेट कर सकता था। उसने हवेली के लेआउट को स्टडी किया था, हर नूक एंड क्रैनी को मेमोराइज कर लिया था। वो गार्ड्स की रूटीन्स, उनकी वीकनेसेस को जानता था। सिक्योरिटी सिस्टम्स उसके स्किल्स के आगे बास खिलौने थे। आज रात हेवली उसका प्लेग्राउंड था। बारिश ने उसकी आवाज़ों को छिपा दिया, हवा उसका साथी बन गई। उसने लेसर ग्रिड्स को बाईपास किया, प्रेशर प्लेट्स को डिसेबल किया और लॉक्स को एक्सपर्ट्स टच से खोला। उसका टारगेट महाराजा का वॉल्ट। उसने हर चैलेंज, हर ट्रैप को एंटिसिपेट किया था। वो कॉरिडोर्स के ई मेज में नेविगेट करता रहा,
उसके कदम पर्पसफुल थे, उसकी सांसें नपी तुली थीं। वॉल्ट के डोर तक पहुंचते ही हवा एंटिसिपेशन से भर गई। यह एक दुर्जेय दृश्य था। रीइंफोर्स्ड स्टील पर एंशिएंट पैडलॉक्स लगे हुए थे, लेकिन ब्लैक कैट अनफेज्ड था। वह इस पल के लिए तैयार था। इंस्पेक्टर डिक्सिट महाराजा के वॉल्ट में खड़े थे। वायोलेटेड वॉल्ट का दरवाजा एक घाव की तरह खुला हुआ था। हवा में स्टेल मेटल की स्मेल और अनसीन का वेट था। जबरदस्ती एंट्री का कोई निशान नहीं था। नूर ई हिंदुस्तान गायब था। गोल्डन केज खुला हुआ था। उसके प्रीशियस जूएल की जगह एक मॉकिंग ब्लैक कैट फिगरीन रखी हुई थी। ब्लैक कैट का सिग्नेचर। उन्होंने सीन को एग्जामिन किया। हर डिटेल पजल का एक पीस था। जबरदस्ती एंट्री न होने का मतलब था कि कोई अंदर का आदमी भी इसमें शामिल था, लेकिन ब्लैक कैट के कॉलिंग कार्ड ने मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। क्या यह एक डबल ब्लफ था? क्या यह इन्वेस्टिगेशन को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश थी? हैवली की दीवारें ऐसा लग रहा था जैसे सीक्रेट्स विस्पर कर रही हों, ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें सिर्फ वह ही सुलझा सकते थे। उन्होंने स्टाफ से पूछताछ की। उनके चेहरे डर और अनिश्चितता से भरे हुए थे। हैवली का बूढ़ा केयरटेकर, जो दशकों से महाराजा की सेवा कर रहा था, चुपचाप रो रहा था। उसका झुर्रियों वाला चेहरा दुख और बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। डिक्सिट को उस पर तरस आया, लेकिन वह जानते थे कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्हें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। दिन हफ्तों में बदल गए। जांच जारी रही। डिक्सिट लगातार अपनी जांच में लगे रहे। हर क्लू को फॉलो किया, हर विस्पर को सुना। उन्होंने शहर के अंडरबेली को खंगाला, उसकी भूल भुलैया जैसी गलियों और बस्टलिंग मार्केट प्लेसेस में गए। वह रात के अंधेरे में इन्फॉर्मेंट्स से मिले। उनके चेहरे परछाइयों में छिपे हुए थे। उनकी आवाजें धीमी और रहस्यमयी थीं। हर मुलाकात उन्हें सच्चाई के करीब ले जा रही थी। फिर भी ब्लैक कैट पकड़ से बाहर था। उन्हें पता चला कि ब्लैक कैट सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि एक मास्टर मैनिपुलेटर भी था। उसकी नजर और कान हर जगह थे। उसका नेटवर्क शहर में एक मकड़ी के जाले की तरह फैल रहा था। उसके इरादों को लेकर अफवाहें गर्म थीं। कुछ का कहना था कि वह लालच से प्रेरित था, तो कुछ का कहना था कि वह रोमांच की तलाश में था। लेकिन डिक्सिट को ब्लैक कैट के कार्यों के पीछे एक गहरा उद्देश्य दिखाई दे रहा था। वह नूर ई हिंदुस्तान की किंवदंती का अध्ययन करने लगे, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने लगे और इतिहासकारों से सलाह लेने लगे। उन्होंने हीरे की कथित शक्तियों के बारे में सुना, भाग्य को प्रभावित करने की उसकी क्षमता के बारे में। क्या यही उसकी चोरी के पीछे का कारण हो सकता है? क्या ब्लैक कैट सिर्फ एक मोहरा था किसी बड़ी खेल में, जिसे उसके नियंत्रण से परे शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था? एक शाम जब शहर अपनी रात की नींद के लिए तैयार हो रहा था, इंस्पेक्टर डिक्सिट को एक एनोनिमस पैकेज मिला। अंदर मुलायम मखमल में लिपटा हुआ था नूर ई हिंदुस्तान। कोई नोट नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस हीरा था। उसके फेस्ट्स उनके डेस्क लैंप के नीचे चमक रहे थे। क्या ब्लैक कैट ने इसे वापस कर दिया था, या इस पेचीदा खेल में कोई और खिलाड़ी भी था? अपने खोए हुए खजाने की वापसी पर शहर खुशी से झूम उठा। अखबारों ने इंस्पेक्टर डिक्सिट को हीरो बना दिया, लेकिन डिक्सिट को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। पहेली अधूरी लग रही थी। ब्लैक कैट का मकसद एक रहस्य बना हुआ था। वह अंतर्ज्ञान से जानते थे कि यह अंत नहीं था। यह सिर्फ एक अनमोल रत्न के बारे में नहीं था। यह कुछ अधिक गहरा था, कुछ ऐसा जो सामने से छिपा हुआ था, जिसे शहर की अराजकता और उसके इतिहास के वजन ने ढक रखा था। डिक्सिट खुद को वापस हैवली की ओर खींचा हुआ महसूस कर रहे थे। यह तारों से भरे आकाश के नीचे शांत खड़ा था। इसके रहस्य उन्हें आकर्षित कर रहे थे। वह इसके अंधेरे गलियारों में भटकते रहे। उनकी उंगलियां ठंडी पत्थर की दीवारों पर फिर रही थीं। वह महाराजा के पुराने अध्ययन कक्ष में पहुंचे। हवा में पुरानी किताबों और भूले हुए सपनों की गंध थी। उन्होंने किताबों की अलमारी के पीछे से एक मंद चमक देखी। करीब जाने पर उनका दिल जोर से धड़कने लगा। वहां धूल भरी किताबों के पीछे छिपा हुआ एक गुप्त कक्ष था, और उस कक्ष के भीतर नक्शों और प्राचीन चर्मपत्रों के बीच बैठा था ब्लैक कैट। लेकिन यह शहर के सबसे वांछित चोर को देखकर डिक्सिट को झटका नहीं लगा। यह तो उसके बाद हुई रहस्योद्घाटन था। ब्लैक कैट, जिसके चेहरे पर एक अजीब उदासी थी, ने अपनी असली पहचान बताई। वह महाराजा का ही बेटा था, जिसे सालों से मरा हुआ माना जा रहा था। चोरी एक विस्तृत चाल थी, जिसके जरिए एक गहरी साजिश का खुलासा होना था। उसके अपने भाई द्वारा महाराजा की विरासत हड़पने की साजिश। नूर ई हिंदुस्तान उस विरासत का प्रतीक, एक चारा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ब्लैक कैट अपने पिता और अपने जन्मसिद्ध अधिकार के लिए न्याय चाहता था, और इसके लिए उसने पूरी योजना बनाई थी। जैसे ही मुंबई के आकाश में सुबह हुई,
आकाश नारंगी और सुनहरे रंग में रंग गया। सच्चाई सामने आ गई। शहर अपनी नींद से जाग रहा था, पुराने हवेली की दीवारों के भीतर चल रहे नाटक से बेखबर। न्याय मिला था, कानून से नहीं बल्कि खुद परछाइयों से। नूर ई हिंदुस्तान, भारत का प्रकाश, ने एक लंबे समय से छिपी हुई सच्चाई पर अपना प्रकाश डाला था, जिससे शहर की आत्मा को संतुलन मिला।